नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास की एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो सदियों से इतिहासकारों और हम सबको उलझाती आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान सम्राट की जिनका नाम हम सब ने सुना है। पर क्या वो सच में थे या फिर वो बस एक कहानी है? तो बस तैयार हो जाइए इस ऐतिहासिक जासूसी के लिए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किंवदंती, ये लेजेंड आखिर इतना मजबूत है क्यों। मतलब भारतीय कहानियों में विक्रमादित्य एक आदर्श राजा का दूसरा नाम है। एक ऐसा राजा जिसमें हिम्मत, समझदारी और इंसाफ करने का जज्बा सब कुछ था। वो एक बेंचमार्क बन गए जिनसे बाकी सभी राजाओं को तौला जाता था। और उनकी शोहरत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे देश का एक पूरा कैलेंडर विक्रम संवत उन्हीं के नाम पर है और वो आज भी इस्तेमाल होता है। पर मज़े की बात यह है कि यही कैलेंडर जो उनकी सबसे बड़ी निशानी माना जाता है, वही सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। ये साल है 57 ईसा पूर्व। माना जाता है कि इसी साल विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि पारंपरिक तौर पर यह माना गया कि इसी साल विक्रमादित्य ने शक हमलावरों पर एक बड़ी जीत हासिल की थी। अब यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। अगर ये कैलेंडर 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि करीब करीब 1000 साल तक किसी भी पत्थर के लेख या दस्तावेज में विक्रमादित्य का नाम ही ना मिले? ये टाइमलाइन देखिए कितनी दिलचस्प है। जब ये युग शुरू हुआ तो इसे कृत या मालव युग कहा जाता था और सदियों तक मतलब 800 ईस्वी तक इसे मालव युग ही कहा जाता रहा। पहली बार, जी हाँ, पहली बार 898 ईस्वी के एक शिलालेख में इसे राजा विक्रमादित्य से जोड़ा गया। इतना लंबा गया। तो चलिए अब सबूतों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथ हमें क्या बताते हैं। देखिए, एक तरफ तो कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन जैन धर्म की कुछ पुरानी कथाएं, जैसे कि कालकाचार्य कथा, एक ऐसे ही वीर राजा का जिक्र करती हैं जिसने ठीक उसी समय के आसपास उज्जैन को शक हमलावरों से बचाया था। तो कहानी पूरी तरह से हवा में भी नहीं है। तो मुश्किल यही है, एक तरफ हमारे पास कहानियां हैं, साहित्य है, लेकिन दूसरी तरफ उस जमाने के सिक्के, शाही मोहरें या पत्थर पर लिखे आदेश, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो सीधे सीधे उस राजा की गवाही दे सके। और जब ऐसे ठोस सबूत नहीं मिलते, तो इतिहासकार दूसरी संभावनाओं पर गौर करते हैं। और एक थ्योरी तो बहुत ही मजबूत है, जो एक बिल्कुल अलग बाद के राजा की तरफ इशारा करती है। कई विद्वानों का मानना है कि जिस विक्रमादित्य की कहानियां हम सुनते हैं वो असल में गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे। जरा देखिए, दोनों में कितनी समानताएं हैं। दोनों ने शकों को हराया, दोनों का उज्जैन से गहरा नाता था और दोनों ही कला के बड़े संरक्षक थे। फर्क बस एक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के होने के ढेरों ऐतिहासिक सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जबकि पहली सदी वाले विक्रमादित्य के नहीं। और हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई थी, जिसका मतलब है सूर्य के समान शक्तिशाली। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? तो देखिए, मोटे तौर पर 3 थ्योरी सामने आती हैं। पहली कि पहली सदी में सच में कोई राजा था, बस वक्त के साथ उसके सबूत मिट गए। दूसरी थियोरी यह है कि असल हीरो तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे और समय के साथ उनकी कहानियां पहली सदी से जुड़ गईं। और तीसरी कि विक्रमादित्य कोई एक इंसान थे ही नहीं, बल्कि वो एक सोच थे, एक आदर्श राजा का प्रतीक, जिसे कई महान राजाओं की खूबियों को मिलाकर बनाया गया था। और शायद यही इस खोज की सबसे बड़ी सीख है। विक्रमादित्य की ये पहेली हमें दिखाती है कि समाज अपने आदर्शों को जिंदा रखने के लिए कैसे नायकों को गढ़ता है जो पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहें। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी को महान और प्रेरणादायक होने के लिए क्या उसका इतिहास में होना वाकई जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।